हेलो। तो हम लोग हमारे पाँचवें चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एम कॉमर्स का, जिसका फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारे पाँचवें चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक फिनिश होने के बाद आज हम लोग हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लोकेशन एंड सर्च सर्विस। लोकेशन एंड सर्च सर्विस, स्थळ आणि शोध सेवा। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सबके मोबाइल के अंदर जीपीएस एप्लीकेशन आती है या फिर गूगल मैप होता है। ओके, तो गूगल मैप के अंदर हम लोग बहुत बार ऐसी सारी चीज़ें सर्च करते रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वी फाइंड नियरेस्ट सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, बैंक, एटीएम, फायर स्टेशन, ईटीसी। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे मोबाइल के अंदर सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे मूवी देखने के लिए जाना है तो मेरे घर के नज़दीक में कौन सा सिनेमा हॉल नज़दीक है, या मुझे खाना खाने के लिए जाना है तो कौन सा रेस्टोरेंट नज़दीक पड़ेगा, या मेरे आसपास कोई हॉस्पिटल है, कोई बैंक है, या एटीएम है, या फायर स्टेशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे मोबाइल के अंदर गूगल मैप के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसी को एल कॉमर्स ऐसा नाम दिया गया है। ये जो सर्विस है जीपीएस और गूगल मैप का यूज़ करके ये सारी चीज़ों को, लोकेशन को सर्च करना, इसको उन्होंने एक नया नाम दिया है एल कॉमर्स। देखो, हम लोगों ने पहले ई कॉमर्स पढ़ा। ई कॉमर्स इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद हम लोगों ने एम कॉमर्स पढ़ा, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। उसी के अंदर एक टॉपिक है एल कॉमर्स, जिसका पूरा फुल फॉर्म है लोकेशन कॉमर्स। तो ये जो लोकेशन हम लोग सर्च करते हैं ना, उसे एक नया नाम दिया गया है एल कॉमर्स। तो एल कॉमर्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसे कि लिखा है, આ તકનીક જીપીએસ સેલ્યુલર અને વાઈફાઈ સ્ત્રોત તરફથી મળતા સિગ્નલ પર કાર્ય કરે છે। મોબાઈલ ઉપકરણોની સ્થિતિ નક્કી કરવા માટેની સૌથી વધુ ચોક્કસ પદ્ધતિ ગ્લોબલ પોઝિશનિંગ સિસ્ટમ, ये है आपका जीपीएस का फुल फॉर्म। सो बोर्ड के एग्जाम में जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। सो जी फॉर ग्लोबल, पी फॉर पोजिशनिंग, एस फॉर सिस्टम। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम છે। તે સમગ્ર વિશ્વમાં વ્યાપ્ત સેટેલાઇટ ટ્રેકિંગ પદ્ધતિ પર આધારિત છે, જ્યાં પૃથ્વીની આસપાસ પરિભ્રમણ કરતા ત્રણ ઉપગ્રહોના સમૂહ દ્વારા જીપીએસ સિગ્નલ દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલા સિગ્નલના છેદબિંદુનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તે 500 મીટરના ઘેરાવમાં ઉપકરણનું સ્થાન નક્કી કરે છે। આને ત્રિકોણીય ટ્રાયંગુલેશન, ત્રિકોણીય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જીપીએસ સિગ્નલ અલ્પ કે અવરુદ્ધ હોય तो मोबाइल उपकरण सेल टावर और वाईफाई हॉटस्पॉट तरफथी मळता सिग्नलनो उपयोग करी शके छे। ये पूरा पैराग्राफ गुजराती में है। अगले स्लाइड में ये पूरा पैराग्राफ इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है, स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो देखो, मैं फिर से वही पैराग्राफ इंग्लिश के अंदर रिपीट करता हूँ। द टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय यूजिंग सिग्नल फ्रॉम जीपीएस सेल्युलर एंड वाईफाई सोर्स। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का पूरा नाम, इज द मोस्ट एक्यूरेट इन डिटरमाइनिंग अ मोबाइल डिवाइसेस पोजिशन। इट इज बेस्ड ऑन worldwide satellites tracking system, where the GPS signals are generated by a group of satellites that orbit around the Earth. The locate a point mobile device will utilize 3 satellites to create an interesting point that locates the device within 500 meters. This is known as triangulation. If the GPS signal is poor, weak, और ब्लॉक, द मोबाइल डिवाइस कैन यूज़ द सिग्नल फ्रॉम सेल टावर्स एंड वाईफाई हॉटस्पॉट। इंग्लिश का ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद एंड गुजराती का ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारा जीपीएस काम कैसे करता है। जीपीएस को वर्क करने के लिए जीपीएस के साथ ना कम से कम 3 सैटेलाइट कनेक्टेड होते हैं। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 सैटेलाइट आपस में हमारे जीपीएस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो 3 सैटेलाइट की मदद से हमारा जीपीएस काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो शेप बनता है ना, वो एक ट्रायंगल जैसा शेप बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेंटर में जो लोकेशन लिखा है ना, यहाँ पे हमारा जीपीएस है, मतलब ये हमारा मोबाइल हो सकता है। जीपीएस हर जगह देखने को मिलता है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपकी कार में भी होगा, मोबाइल में भी होगा। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि ये हमारा जीपीएस है, तो ये सैटेलाइट हमारे जीपीएस से कनेक्टेड है, ये वाला सैटेलाइट हमारे जीपीएस से कनेक्टेड है, और ये वाला सैटेलाइट भी हमारे जीपीएस से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो शेप बन रहा है ना, वो ट्रायंगल शेप बन रहा है, इसीलिए इसको एक नया नाम दिया है ट्रायंगुलेशन। ओके, गुजराती के अंदर इसको नाम दिया है त्रिकोणीय। तो यहाँ पे हमारा जीपीएस काम करने के लिए 3 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। 3 सैटेलाइट हमारे जीपीएस से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एक एमसीक्यू। एंड सेकंड थिंग क्या है कि ये 500 मीटर 500 मीटर्स के अंदर अपना
लोकेशन मतलब क्या है कि 500 मीटर्स के अंदर ये हमारा जीपीएस वर्क करता है। सैटेलाइट एंड अपने जीपीएस के अंदर 500 मीटर्स के लोकेशन के अंदर ये अपने सिग्नल्स कैचअप करता है ना। और एक बात, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे सिग्नल अगर पोर, वीक और ब्लॉक हो, जैसे कि गुजराती मीडियम के पैराग्राफ में भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर अपने सिग्नल्स जो सैटेलाइट से सिग्नल्स मिल रहे हैं वो अगर हम लोगों को ठीक से ना मिल रही हो, पोर हो, ओके, तो ऐसे टाइम पे हमारे सिग्नल्स क्या करते हैं, सेल टावर और वाईफाई हॉटस्पॉट की तरफ से सिग्नल लेते हैं। समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द जीपीएस सिग्नल इज पोर, वीक और ब्लॉक, द मोबाइल डिवाइस कैन यूज द सिग्नल्स फ्रॉम सेल टावर्स एंड वाईफाई हॉटस्पॉट्स। अगर हमारे सिग्नल्स अगर थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, पुअर है, वीक है, नहीं हो पा रहे, ओके, जीपीएस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, मोबाइल डिवाइस सेल टावर और वाईफाई हॉटस्पॉट्स की तरफ से मिलने वाले सिग्नल्स का यूज़ करेगा। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है કે 3 ઉપગ્રહોના સમૂહ દ્વારા જીપીએસ સિગ્નલ કામ કરે છે। આને ત્રિકોણીય એટલે ટ્રાયંગ્યુલેશન કહેવામાં આવે છે અને જીપીએસ 500 મીટરના ઘેરાવમાં ઉપકરણનું સ્થાન નક્કી કરે છે અને જીપીએસનું સિગ્નલ અલ્પ એટલે પૂર હોય તો આવી કન્ડિશનમાં મોબાઈલ સેલ टावर अथवा वाईफाई हॉटस्पॉट तरफથી મળતા સિગ્નલનો उपयोग करे છે। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो एल कॉमर्स का है। रेडी? तो ये मैंने समझा दिया आपको। तो ये मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई है जो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, इसीलिए इसका एक नाम रखा गया है ट्रायंगुलेशन। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको जीपीएस का पूरा नाम याद रखना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, सो हमारा जीपीएस कितने एरिया के अंदर वर्क करता है? तो 500 मीटर्स के अंदर। जीपीएस कौन सा शेप बनाता है? तो ट्रायंगल। इसको क्या नाम रखा गया है? तो ट्रायंगुलेशन। ऐसी कंडीशन में अगर सिग्नल अगर हम लोगों को ना मिल रहे हो तो ऐसे टाइम पे वो सिग्नल्स कहाँ से लेता है? तो मोबाइल सेल टावर्स और हॉटस्पॉट्स की तरफ से। तो ये जो मुद्दे हैं जो मैंने येलो कलर के अंदर हाईलाइट किए वो आपको खास करके याद रखना है। मैंने और एक चीज़ यहाँ पे बाजू में हाईलाइट की है कि लोकेट्स द डिवाइस विद इन 500 मीटर्स, जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। ओके, तो ये था अपना टॉपिक एल कॉमर्स। सो एल कॉमर्स का टॉपिक फिनिश होने के बाद अभी हमारा अगला टॉपिक है वर्किंग विद जीपीएस सिस्टम इन मोबाइल डिवाइस। हमारे मोबाइल के अंदर जीपीएस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। एक्चुअली आप अपने मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके, मतलब आपने प्रैक्टिकल किया होगा, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने मेरे मोबाइल के अंदर जीपीएस ऑन किया, फॉर एग्जांपल गूगल मैप ऑन किया और मैंने सिर्फ ऊपर रेस्टोरेंट सर्च किया। तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट सर्च करूंगा तो मेरे एड्रेस के हिसाब से, मतलब अगर मैंने लोकेशन ऑन रखा है मेरे मोबाइल में, तो मेरे घर के आसपास नज़दीक में कौन सा रेस्टोरेंट मुझे पास में पड़ता है उसका रेफरेंस मुझे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल हादी पिज़ाना करके कुछ मेरे घर के आसपास है, बराबर, तो ये मुझे फर्स्ट में बता रहा है। सेकंड थिंग, एक नूरानी खाना सेंटर भी है, होटल रॉयल भी है, मतलब मेरे घर के नज़दीक में जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे उनकी लिस्ट आएगी। तो ये जो दिख रहा है वो सबसे टॉप पे है, जो सबसे नज़दीक है। अब जैसे ही मान लो कि अभी मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह की इमेज खुलेगी। देखो अब वही नाम है, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसकी इमेज खुल गई। मतलब जैसे कि मैं ये रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ, तो जैसे ही उस पर क्लिक किया तो देखो उसका एड्रेस आ गया कि ये उसका पूरा एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। रेडी? ऊपर से चलो, अगर मैं अभी यहाँ पे जाना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। देखो स्टेप्स को आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, रेस्टोरेंट सर्च किया, रेस्टोरेंट सर्च करके रेस्टोरेंट की लिस्ट आ गई। उसमें से जो टॉप पे था मुझे यहाँ पे खाना खाने के लिए जाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसकी इमेज खुल गई। अब ये खुलने के बाद उसका एड्रेस भी मुझे मिल गया। देखो यहाँ पे उसका एड्रेस भी है, यहाँ पे भी उसका एड्रेस है। अब मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि रेस्टोरेंट मेरे घर से कितना दूर है या फिर कितना पास में है। तो डायरेक्शन पे क्लिक कर दी, इस तरह का डायरेक्शन मुझे बताएगा। जैसे कि ये मेरा लोकेशन मोबाइल ने खुद अपने आप गेट कर लिया और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, तो ये दिखा रहा है कि ये मेरे घर से तकरीबन खाली 1.6 किलोमीटर है, जहाँ पे पहुँचने में मुझे सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा, बराबर। अगर मैं ऑन बाइक या ऑन कार जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सिंबल दिख रहा है आपको, अगर मैं ऑन कार जाता हूँ तो 4 मिनट लगेंगे, अगर ऑन बाइक जाता हूँ तो 4 मिनट लगेंगे। ट्रेन तो जाना पॉसिबल है ही नहीं, ओके। अगर मैं पैदल जाता हूँ तो 20 मिनट का रास्ता है। तो ये मेरे घर से सिर्फ कितना है, 1.6 किलोमीटर, सिर्फ 4 मिनट की दूरी पे। तो ये जो था ये पूरा एक जीपीएस का प्रैक्टिकल है, जहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट सर्च किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि रेस्टोरेंट ही नहीं है, रेस्टोरेंट के अलावा आप हॉस्पिटल, एटीएम, बैंक, ये सारी चीज़ें जीपीएस के अंदर सर्च कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट के अलावा मैं आपको दूसरा और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ओके, जो कि मेरे मोबाइल के अंदर ही मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था। कि देखो फॉर एग्जांपल कि मुझे टीजीबी में जाना है। आई थिंक सूरत के अंदर आप टीजीबी बहुत बड़ा होटल है, डुमस रोड पे, आप लोगों ने सुना होगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया टीजीबी नियर डुमस गुजरात।
तो देखो फर्स्ट लिंक उसके ही है, द ग्रैंड भगवती, ये टीजीवी का पूरा फुल फॉर्म है, द ग्रैंड भगवती। तो अभी ये होटल के अंदर मैं जाना चाहता हूँ, तो ऐसे तो उसने बहुत सारे होटल मुझे सजेस्ट की है, टीजीवी होटल है, जीवाया स्पा करके है, पॉपकॉर्न मूवीज़, बहुत कुछ है। ओके, तो अभी मैं जैसे कि ये होटल में मैं जाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो वो होटल खुल गई, ये वही होटल है द ग्रैंड भगवती सूरत की। ओके, अब मैं अगर यहाँ जाना चाहता हूँ तो सेम थिंग, मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने रेस्टोरेंट के एग्जांपल में किया था। देखो ये पूरा हो गया। अब जैसे ही मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये रहा उसका रूट। ओके, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से टीजीबी रेस्टोरेंट 15 मिनट की दूरी पे, इसका मतलब कि 11 किलोमीटर है यहाँ से। तो मैं ऑन कार जाऊँगा तो 15 मिनट, ऑन बाइक जाऊँगा तो 16 मिनट, इस तरह से। अगर पैदल जाता हूँ तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये है मेरे लोकेशन से द ग्रैंड भगवती होटल का डिस्टेंस। तो ये सारे प्रैक्टिकल मैंने किस में किया हुआ है, जीपीएस के अंदर। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और मैं एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा जीपीएस का, वर्किंग विद जीपीएस सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे सूरत से मुंबई जाना है, देखो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। पहले तो मैं आपको नॉर्मली होटल रेस्टोरेंट सर्च करके दिखा रहा था, लेकिन देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। जैसे कि सूरत से मुझे मुंबई जाना है, तो देखो ये पूरा मैप उसने बता दिया कि सूरत से मुंबई जाने के लिए 5 घंटे और 19 मिनट का टाइम लगेगा, जबकि डिस्टेंस कितना है, 281 किलोमीटर। अगर ऑन कार जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, ऑन बाइक जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा, अगर मैं बाई ट्रेन जाता हूं तो मैं इतना टाइम लगेगा। तो देखो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जीपीएस के द्वारा मिल सकती है। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि सूरत जो है ना वो सोर्स है, मतलब ये मेरा करंट लोकेशन है जहाँ पे अभी मैं हूँ, और मुंबई मेरा डेस्टिनेशन है, जिसको गुजराती के अंदर कहा जाएगा गंतव्य स्थान। ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ रहा है, जबकि आप ये इमेज देख के समझ गए होंगे। ओके, जैसे कि अभी मैंने ये एरो किया, ये है सूरत, तो ये हो गया मेरा करंट लोकेशन। द करंट लोकेशन इज इंडिकेटेड यूजिंग द ब्लू कलर पॉइंटर। देखो यहाँ पे भले ब्लू ना दिख रहा होगा, लेकिन आपकी बुक में जो जीपीएस के प्रैक्टिकल के स्क्रीनशॉट दिए ना, आप उस पर एक बार नजर डालना। ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि करंट लोकेशन हमें कौन से कलर में हाईलाइट दिखता है, तो ब्लू कलर के अंदर। ये याद रखना, ये एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि आप जब भी जीपीएस के अंदर लोकेशन सर्च करते हो तो उसमें से करंट लोकेशन हम लोगों को कैसे पहचानने का, तो करंट लोकेशन आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई देगा। तो जो ब्लू कलर के अंदर हाईलाइट होगा वो होगा आपका करंट लोकेशन। और ये है मुंबई, तो ये हो गया आपका डेस्टिनेशन। ओके, मतलब डेस्टिनेशन लोकेशन। तो ये हो गया पूरा सूरत से मुंबई जाने का जीपीएस का प्रैक्टिकल। ओके, लेकिन इसमें ये जो पॉइंट है ब्लू कलर वाला, ये आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए खास करके याद रखना है। सूरत है मेरा सोर्स, मुंबई है मेरा डेस्टिनेशन। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप गूगल मैप में इस तरह से सर्च कर सकते हो। तो ये था जीपीएस का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको जीपीएस का प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। और एक मतलब जीपीएस का टॉपिक आप भी आगे और भी कंटिन्यू है, ये पैराग्राफ आप एक बार सिर्फ नज़र डालो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। वो गुजराती के अंदर भी लिखा है मैंने, नीचे इंग्लिश के अंदर भी है। तो जैसे जीपीएस के अंदर हम लोग क्या क्या और सर्च कर सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। जैसे कि माहिती अथवा निर्देशन सेवाओं, ક્રિયાશીલ યલો પેજ ઉપયોગકર્તાને આપોઆપ નજીકના ભોજનાલય, પાર્કિંગ સુવિધા, યાતાયાતની માહિતી વગેરે માહિતગાર કરે છે. ઇન્ફોર્મેશન ઓર ડિરેક્ટરી સર્વિસ, डायनेमिक येलो पेजेस ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म द यूज़र अबाउट द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, पार्किंग फैसिलिटी एंड ट्रैफिक अपडेट्स. मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग हमारे नज़दीक के रेस्टोरेंट्स या फिर आप ट्रैफिक के अपडेट्स जान सकते हो. अगर आप गूगल मैप में चेक कर सकते हो कि अगर मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और कौन सा रास्ता ट्रैफिक फ्री है. तो जहाँ से ट्रैफिक फ्री होगा आप वहाँ से जाना पसंद करोगे. ओके, सो ये हो गया ट्रैकिंग सर्विस. अकस्मातની શોધખોળ, મિત્રના ભૌગોલિક સ્થાનની શોધ, ખોવાયેલી મોટર કારની શોધ, વાલી દ્વારા પોતાના બાળકોની શોધ. मतलब क्या है कि आप ऑन द वे हो, अगर कहीं पे भी अगर आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट होता है तो आप क्या कर सकते हो, जीपीएस की मदद से आसपास में एम्बुलेंस या हॉस्पिटल हो वो आप ढूंढ सकते हो. ओके, तो बहुत सारे संकट काळ सेवा हो, इमरजेंसी सर्विस, संकट समय आरोग्यलक्षी एम्बुलेंस सेवा शोध, बचाव कामगिरी, मार्ग अकस्मातમાં पुलिस संरक्षण અને अग्निशामक समय. देखो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को क्या, अगर हम लोग आउट ऑफ स्टेट है या फिर हम लोग अनजान सिटी में हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ से आसपास में हॉस्पिटल कितना दूर है, मेडिकल क्या है, दूर कितना है, हॉस्पिटल कितना है, बैंक कितनी है, एटीएम कितना दूर है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे जीपीएस के अंदर फाइंड आउट करके कर सकते हैं. आप अगर मान लो अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो ऑन हाईवे, अगर आपका पेट्रोल फिनिश हो जाता है और आपको जानना है कि यहाँ पे आसपास में कोई पेट्रोल पंप है तो आप पेट्रोल पंप जीपीएस के अंदर ढूंढ सकते हो. अगर आपको बैंक में से पैसे निकालने हैं, एटीएम से पैसे निकालना है तो आप एटीएम से पैसे निकालने के लिए एटीएम ढूंढ सकते हो. अगर इमरजेंसी में अगर आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपको पता नहीं कि यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ पे, तो आप वो सब ढूंढ सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जीपीएस के द्वारा पॉसिबल है. तो ये है जीपीएस का एग्जाम्पल. नक्शा मैपिंग के साथ पूरा दिखाता है, रास्ते के साथ दिखाता है. विशिष्ट भौगोलिक स्थानની नक्शाओं रचना, क्रिएटिंग अ मैप्स ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन. एंड मेन मतलब क्या, नेविगेशन. यू नो नेविगेशन क्या होता है, आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो एक एरो आता है,
वो एरो आपको गाइड करता है, आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, सीधा जाना है, तो आप क्या करते हो, एरो को फॉलो करते हो, है ना। तो ये जो एरो होता है ना, उसको नेविगेशन बोलते हैं। एक स्थળથી अन्य स्थળ સુધીનું દિશા સૂચન, मतलब प्लॉटिंग रूट फ्रॉम वन प्लेस टू एनोदर। तो आप लोगों ने अगर जीपीएस का यूज़ किया होगा, गूगल मैप का यूज़ किया होगा, तो उसमें आपने इस तरह का एक एरो देखा होगा, उससे हम लोग नेविगेशन बोलते हैं। जो हमें ट्रैवलिंग करते समय वो नेविगेशन हमारी काफ़ी हेल्प करता है कि हम लोगों को कहाँ पे क्या करना है। तो ये सब जीपीएस के बेनिफिट्स है, जीपीएस के पॉइंट से आप अगर इस पर अगर एक बार नज़र डाल के पढ़ते हो तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जीपीएस का टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में सुरक्षाની समस्याओं। यस, सुरक्षाની समस्याओं, सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स दोनों के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। जैसे कि हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अनऑथराइज यूज़र में अनऑथराइज यूज़र में रीड क्रेडिट कार्ड नंबर्स ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन एंड मिसयूज it later on. Also there are possibilities that order information might be changed in between if the customer has ordered 10 items and somehow the merchant receive order 100 items. He would ask us to pay for 100 items, and intruder can steal or tamper information anywhere in the world while sitting on his computer. He can create a new programs and run them on remote computers, causing it a malfunction or break down its worst case while hiding his identity. As a e-commerce deal with payments such as online banking, electronic transactions using debit cards, credit cards, and many others, the e-commerce and commerce websites have a more security issues. They are at more risk of being targeted than other normal websites. Thus it becomes very important to secure the data on internet. देखो ये क्या कहना चाहता है, गुजराती के अंदर भी वही लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट अभी हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम लोगों को ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में सुरक्षा की समस्या, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क है। हम इंटरनेट के ऊपर जब शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी चीज़ें यूज़ करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हम लोगों को हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, नंबर डालना पड़ता है, सीवीवी नंबर डालना पड़ता है, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है। तो इतनी हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन शेयर करना, ये हमारे लिए रिस्की हो जाता है, क्योंकि एट द मोमेंट अगर कोई हैकर ऑनलाइन होगा तो हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मान लो अगर कोई ग्राहक 10 चीज़ों का ऑर्डर लेता है, ध्यान से पढ़ना, ग्राहक के 10 वस्तुओं ऑर्डर आप्यो होय परंतु कोई कारणोसर विक्रेताने 100 वस्तुओं ऑर्डर મળે तो તે 100 वस्तुओं की कीमत चुकावना मांगनी करशे। मतलब हुआ क्या पता है कि कस्टमर ने 10 चीज़ों की ऑर्डर दिया, 10 आइटम का ऑर्डर किया, लेकिन व्यापारी को 100 वस्तुओं का ऑर्डर मिला। इसका मतलब कि बीच में मैसेज को चेंज किया गया है। कस्टमर ने ऑर्डर कितने का मांगा, 10 का, लेकिन व्यापारी को, बिजनेसमैन को कितने का ऑर्डर मिला, 100 का। इसका मतलब क्या है कि बीच में आपके मैसेज को हैकर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जब 100 का ऑर्डर अगर व्यापारी को मिलेगा तो डेफिनेटली सामने वाला व्यापारी हम लोगों के पास से पैसों की डिमांड कितने की करेगा, 100 चीज़ों की करेगा, जबकि हम लोगों ने तो खाली 10 चीज़ों के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन व्यापारी को मिला कितना है, 100 चीज़ों का ऑर्डर, तो वो पेमेंट तो 100 का ही मांगेगा, है ना। तो इस तरह से मैसेज क्या है, बीच में चेंज हो सकते हैं, हैकर हमारे मैसेज को क्रैक करके उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। और ई कॉमर्स में चूकवणी माटे ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होवाथी ई कॉमर्स में वेबसाइट सुरक्षा अंगेनी વધુ समस्या જોવા મળે છે। मतलब क्या है कि छेतरपिंडी, मतलब क्या कि इस तरह के फ्रॉड्स हमारे साथ हो सकते हैं इंटरनेट पे जब हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये कि इससे बचने का कैसे, क्या हम लोग फिर हैकर्स के डर से क्या ऑनलाइन पेमेंट करना छोड़ दें? क्या ये हैकर्स इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड करते हैं तो कि हम लोग इंटरनेट पे शॉपिंग करना और ऑर्डर करना छोड़ दें? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगले स्लाइड में वही समझाने की कोशिश की है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में सुरक्षा 4 अगत्यना मुद्दा। देखो, अगर आप लोगों को सेफ्टी चाहिए,
आप अगर ये सारी चीज़ों से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि हैकर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन हैक ना कर सके, आप चाहते हो कि इंटरनेट के ऊपर में जब मैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ट्रांजैक्शन सेफ तरीके से हो, बराबर, मेरा डेबिट कार्ड और मेरा क्रेडिट कार्ड हैक नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को ये 4 मुद्दे फॉलो करने हैं। सबसे पहला मुद्दा है कॉन्फिडेंशियलिटी, गुप्तता। दूसरा मुद्दा है इंटीग्रिटी, अखंडितता। तीसरा मुद्दा है ऑथोराइजेशन, अधिकृतता। और चौथा मुद्दा है नॉन रिपुडिएशन એટલે अस्वीकार। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गुप्तता, अखंडितता, अधिकृतता आणि अस्वीकार, ये 4 मुद्दे हैं क्या करने के लिए, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में अगर आप लोगों को सुरक्षा चाहिए तो बोर्ड के एग्जाम का मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू कि ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में 4 सुरक्षाना अगत्यना मुद्दा कया, कौन से 4 मुद्दे हैं ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर, तो आपको ये 4 याद रखने हैं। ओके, अभी हम लोग चारों को बारी बारी से डीप में समझेंगे। सबसे पहला मुद्दा है कॉन्फिडेंस, ओके, गुप्तता। तो उसके अंदर क्या बताया, देखो कॉन्फिडेंशियलिटी, गुप्तता, इसमें लिखा गया है, देखो અનધિકૃત ઉપયોગકર્તા વાંચી ન શકે તે માટે અહીં માહિતીની ગુપ્તતાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે सांकेतिकरण मतलब क्रिप्टोग्राफी द्वारा प्राप्त કરી શકાય છે। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनधिकृत उपयोगकर्ता वांची न શકે તે માટે અહીં માહિતીની ગુપ્તતાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે। गुप्तता, हमारे टॉपिक का नाम ही गुप्तता है। जे सांकेतिकरण का इंग्लिश क्या है, क्रिप्टोग्राफी द्वारा प्राप्त કરી શકાય છે। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इट रिफर टू द स्कैरी of the information so that unauthorized user cannot read it. It is achieved by using cryptography. What is cryptography पता है कि हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको डेटा सेफ रखना है ना तो हम लोग हमारे मैसेज को इंक्रिप्ट करके सामने वाले को सेंड करेंगे। समझ में आया आपको? जैसे कि अभी ये इमेज देखो, अभी ये पर्सन अपना कोई प्राइवेट मैसेज इस पर्सन को भेजना चाहती है, तो ये क्या करेगी, अपना मैसेज इंक्रिप्ट करेगी। तो इंक्रिप्ट करने के बाद जैसे ये मैसेज इस बंदे को मिलेगा तो इसके इंक्रिप्ट किए हुए मैसेज को ये बंदा क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। तो इंक्रिप्ट ये करेगी, डिक्रिप्ट ये करेगा। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजी ना, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, गुजराती के अंदर सांकेतिकरण। मतलब क्या है कि हम लोगों को फॉर एग्जांपल अगर कोई मैसेज सेंड करना है सामने वाले को, तो हम लोगों को ओरिजिनल मैसेज सेंड नहीं करने का, उसको हम लोगों को इंक्रिप्ट कर देने का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए भेजना है, अल्फ़ाबेट ए, तो मुझे ए नहीं, ए की जगह बी भेजना है सामने वाले को। अगर मैं बी भेजना चाहता हूं तो बी की जगह मुझे सी भेजना है। मुझे अगर सी भेजना है तो सी की जगह मुझे डी भेजना है, मतलब एक अल्फ़ाबेट आगे का। इसी तरह अगर मुझे जेड भेजना है, लास्ट अल्फ़ाबेट जेड, तो जेड की जगह आपको ए भेजना है। तो जब ये पर्सन ए भेजना चाहता है लेकिन ए की जगह ये पर्सन क्या करेगा, बी भेजेगा, तो इसको क्या मिलेगा, बी। तो ये पर्सन क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट मतलब ये एक स्टेप रिवर्स आएगा। जब ये पर्सन बी भेजेगा तो ये बी का ए करेगा, इसका मतलब कि रियल मैसेज इसको मिल जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको बोलते हैं इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। इंक्रिप्ट करने की प्रोसेस ये पर्सन करेगा, इंक्रिप्ट किए हुए मैसेज को ये पर्सन क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और ये इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट ये जो सिस्टम है, इसी को कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। देखो ये और इमेज देखो, ये सेंडर है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट, बराबर। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे। इंक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज जब इसको मिलेगा तो ये पर्सन क्या करेगा, रिसेप्शन इसको डिक्रिप्ट करेगा। तो इंक्रिप्ट किए हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करने की एक की आती है जो सिर्फ सामने वाले को ही पता होता है। मतलब सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको डिक्रिप्ट करने की जो टेक्नोलॉजी वो सिर्फ सामने वाले पर्सन को पता होता है, उसकी एक की होती है। इससे क्या हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि अगर बीच में अगर आपका कोई मैसेज अगर हैक कर लेता है हैकर, तो वो आपके मैसेज को समझ नहीं पाएगा, वो उसको क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डिक्रिप्ट करने की सिर्फ सामने वाले को पता है। पता है कभी कभी हमारे सामने 2 फ्रेंड्स आपस में बातें करते हैं कोड लैंग्वेज में, और हम लोग वहाँ पे होते फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये 2 पर्सन आपस में क्या बातें कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी होती है मैसेज को सेफ तरीके से सामने वाले तक पहुँचाने की, कि मेरे 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन क्या बातें कर रहे हैं मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। तो ये वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे सेंडर और रिसेप्शनिस्ट आपस में जब जो भी कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, इनके मैसेज को अगर हैकर बीच में कहीं हैक कर लेता है तो वो समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली इसने क्या मैसेज भेजा था। तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ये हो गया हमारा डेटा को सेफ रखने का सबसे पहला तरीका, जिसको बोलते हैं गुप्तता। तो ये तरीका आप अपनाओगे तो आपका डेटा इंटरनेट के ऊपर सेफ रहेगा।
ओके, तो ये था पहला टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या पता है? इंटीग्रिटी, अखंडितता। अभी ये जो टॉपिक है ना आपके पहले टॉपिक से कनेक्टेड है। पहला टॉपिक मतलब गुप्तता, उसके साथ एक टॉपिक कनेक्टेड है। अगर आप फर्स्ट टॉपिक फॉलो करते हो तो ही आपका सेकंड टॉपिक काम करेगा, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, તે ખાતરી આપે છે કે પ્રસારણ દરમિયાન માહિતી આકસ્મિક રીતે દ્વેષપૂર્વક બદલાવવામાં આવી નથી। इसका मतलब क्या है कि इट इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी एक्सीडेंटली और मेलिशियसली अल्टर द टेम्पर इन, मतलब आपके मैसेज के साथ टेम्पर नहीं किया गया है, छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अभी हमारे मैसेज कब बदलाने जाएगा? हमारा मैसेज कब बदलाने जाएगा? जब हम लोग पहले टॉपिक को फॉलो करते हैं। मतलब अगर मैं गुप्तता फॉलो करूँगा तब जाके मेरा मैसेज क्या होगा? सेफ रहेगा, मेरे मैसेज को बीच में बदला नहीं जाएगा। તેની સાથે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી। પ્રાપ્તકર્તા એ જ સંદેશો મેળવે છે જે પ્રેક્ષક द्वारा મોકલવામાં આવ્યો હતો। मतलब प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर को ही वो मैसेज मिला है जो सेंडर से सेंड हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिसीवर शुड रिसीव द सेम मैसेज एज वॉज सेंड बाय द सेंडर। मतलब सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया था वो रिसीवर को ही मिला है, उसका मैसेज किया हुआ बीच में कहीं पे भी क्रैक किया हुआ नहीं है। हमने जैसा मैसेज सामने वाले को भेजा वैसा का वैसा सेम मैसेज सामने वाले को मिल गया। ये इस बात का प्रूफ है। इसी को कहा जाता है अखंडितता, इंटीग्रिटी। समझ में आया? अगर मान लो जैसा मैसेज मैंने सामने वाले को भेजा था वैसा अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को डाउट हो जाएगा कि मेरा मैसेज बीच में किसी ने चेंज किया हुआ है। इसलिए आप जो भी कुछ उसके साथ प्रोसेस या व्यवहार या बिजनेस या ट्रांजेक्शन करने वाले हो वो आप क्या कर दोगे? स्टॉप कर दोगे, बराबर, आप रोक दोगे। वही लिखा है आम करवाથી ઓર્ડરના જથ્થામાં થતા ફેરફારની ક્ષતિ દૂર કરી શકાય છે, તે પછીથી ઉદ્ભવતી ચૂકવણીની ક્ષતિને પણ રોકે છે। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिमूव्स द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडिफाइंग द ऑर्डर क्वांटिटी इन बिटवीन लेटर क्रिएटिंग द पेमेंट प्रॉब्लम्स। हमारा मैसेज जैसा मैंने भेजा था वैसा अगर रिसीवर को नहीं मिलता है तो हम लोगों को पक्का डाउट हो जाएगा कि मेरे मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ छेड़छानी हुई है। इसलिए फिर क्या करूँगा? मैं ट्रांजेक्शन स्टॉप कर दूंगा। लेकिन जैसा मैसेज मैंने भेजा था वैसा का वैसा मैसेज अगर रिसीवर तक पहुँच जाता है इसका मतलब कि मेरा ट्रांजेक्शन सेफ है। तो देखो आपका डेटा यहाँ तक सेफ है, सिक्योर है, अखंडित, इंटीग्रिटी। देखो ये पर्सन एक मैसेज भेजा, जैसा मैसेज इसने भेजा था बिल्कुल डिक्टो मैसेज उसको ऐसा मिला। मतलब हैकर बीच में कुछ नहीं कर पाया। जैसा मैसेज इसने सेंड किया वैसा मैसेज रिसीवर को मिला। ये सेंडर है, रिसीवर है। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों की का यूज़ कर रहे थे। ओके, तो की का यूज़ करने की वजह से हैकर इनके मैसेज को जान नहीं पाया। की का यूज़ करना इसका मतलब कि उन लोगों ने पहले पॉइंट को फॉलो किया, गुप्तता को, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्रिएट हो रहा है, अखंडितता। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट है ऑथराइजेशन। यस, अधिकृतता। आप लोगों को अपना मोबाइल और पीसी को यूज़ करने की ऑथोरिटी सिर्फ ऐसे पर्सन को ही देनी है जो आपके लिए ऑथोराइज्ड हो, मतलब जो आपके लिए ट्रस्टेबल हो। वही लिखा है कि તે ખાતરી આપે છે કે માત્ર અધિકૃત ઉપયોગકર્તાને જ સિસ્ટમના ઉપયોગની અનુમતિ આપવામાં આવી છે। અધિકૃતતા મેળવવા માટે લોગિન અને પાસવર્ડ એક માર્ગ છે। અધિકૃત मतलब क्या? कि ऑथराइज। इट इंश्योर्स द ओनली ऑथेंटिक यूजर्स आर अलाउड टू यूज द सिस्टम। द लॉगिन एंड पासवर्ड इज द वन ऑफ द वे टू अचीव ऑथेंटिकेशन। यस, मैं अगर मेरे सिस्टम को यूज़ करने देना चाहता हूँ तो मैं मेरे सिस्टम का पासवर्ड खाली उसी पर्सन के साथ शेयर करूँगा जो मेरे लिए मतलब जो मेरे लिए एक ट्रस्टेबल पर्सन है। मैं किसी अनट्रस्टेबल पर्सन के साथ मेरा आईडी पासवर्ड क्यों शेयर करूँगा? जैसे कि मुझे मेरे मोबाइल का आईडी पासवर्ड हो, मेरे मोबाइल का पैटर्न लॉक हो, या मेरे सिस्टम का आईडी पासवर्ड हो, मेरे लैपटॉप का आईडी पासवर्ड है, मैं सिर्फ किसके साथ शेयर करूँगा? जो मेरा क्लोज है, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बराबर। तो ये है आपका यूज़र एंड पासवर्ड। उसी पर्सन के साथ शेयर करो आप अपना यूज़र और पासवर्ड जो आपके लिए ट्रस्टेबल हो। तो ये है ऑथराइजेशन, जिससे आपका डेटा सेफ रहेगा। अब अगर कोई किसी अनऑथोराइज पर्सन को अगर अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर दोगे तो फिर आपका डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अनऑथराइज पर्सन है, वो आपका ट्रस्टेबल नहीं है। तो ये है डेटा सेफ रखने का तीसरा तरीका। चौथा तरीका है नॉन रिपीटेशन, अस्वीकार। अस्वीकार में पता है क्या है कि संदेश मोकलनारा व्यक्ति संदेश मोकल्यानो इनकार કરી શકે નહીં।
It ensures that the sender of the message cannot deny that he she is has sent the message. મોકલનારે ખરેખર સંદેશો મોકલ્યો હોય તો તેના અસ્વીકારને અટકાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો ગ્રાહક ખરીદ ઓર્ડર મોકલે છતાં પણ કોઈ કારણસર તેનો ઇનકાર કરે તો સાબિત થઈ શકે છે કે ગ્રાહકે તે સંદેશ મોકલ્યો છે. સામાન્ય રીતે ડિજિટલ સહી અથવા વિશ્વસનીય ત્રાહિત પક્ષ, गुजराती में विश्वसनीय त्राहित पक्ष और इंग्लिश में कहा जाएगा टीटीपी, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी द्वारा તેને પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે. ઇટ પ્રિવેન્ટ્સ સેન્ડર ઓર રિસીવર ફ્રોમ ડિનાઇંગ ધ ટ્રાન્સમિટેડ મેસેજ વેન ઇટ ફેક્ટ દે ડીડ સેન્ડ ઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધ કસ્ટમર ડિનાઇઝ ઓફ સેન્ડિંગ અ પરચેસ ઓર્ડર ફોર એની રીઝન, દેન ઇટ કેન બી પ્રૂવ દેટ ધ કસ્ટમર હેઝ સેન્ડ ધ મેસેજ. ઇટ ઇઝ યુઝલી accomplished via डिजिटल सिग्नेचर और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. ये टॉपिक समझ में आया आपको कि अगर मैं इंटरनेट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ, बराबर, और मैंने ऑर्डर कर दिया, वो प्रोडक्ट मेरे घर पे आ गया, और बाद में अगर मैं हाथ ऊपर कर दूँ कि सॉरी मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया था, तो वहाँ पे ये बात प्रूफ हो सकती है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप इनकार नहीं कर सकते. देखो, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, डजेंट मैटर, वो बात और है कि आप प्रोडक्ट को वापस कर दो, रिटर्न कर दो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कोई ऑर्डर किया ही नहीं था. क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हो तो हमारा रिकॉर्ड टीटीपी के पास होता है. टीटीपी एक तीसरा पर्सन है जो कस्टमर और बिजनेसमैन, इन दोनों के बीच में जो भी व्यापार होता है, जो भी डील होती है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसकी पूरी जानकारी टीटीपी के पास होती है. इसका मतलब कि इन फ्यूचर अगर बिजनेसमैन अगर फ्रॉड करता है तो टीटीपी कस्टमर को सपोर्ट करेगा. इन फ्यूचर अगर कस्टमर कुछ फ्रॉड करता है तो टीटीपी बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगा. मतलब कस्टमर और बिजनेसमैन इन दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा है तो वो है टीटीपी, जिसका पूरा फुल फॉर्म है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. इसका मतलब कि बिजनेसमैन भी फ्यूचर में हमारे साथ कुछ चीट नहीं कर सकता और इन फ्यूचर कस्टमर भी हमारे साथ कुछ चीट नहीं कर सकता. क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी चीट करता है तो वहाँ पे वो सारा मैटर सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीसरा बंदा होगा, वो होगा टीटीपी. मतलब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि मैंने इसका ऑर्डर नहीं किया है. क्योंकि अगर ऐसा वो करता है, झूठ बोलता है, तो वहाँ पे ये बात साबित हो सकती है कि उसने ऑर्डर किया था. और ये बात साबित कौन करेगा? तो टीटीपी. तो इस तरह से ये 4 मुद्दे थे. आई होप कि आपको ये 4 मुद्दे समझ में आ गए होंगे. ओके, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारा टीटीपी का पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. ओके, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 4 टॉपिक की बात. चलो अभी ये समझना है कि जैसे कि हम लोगों ने तो देख लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों को फेस करना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है. तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? जैसे आप चाहते हो कि आपका डेटा सेफ रहे, हैकर आपके सिस्टम पे अटैक ना करे, आपके सिस्टम्स के अंदर वायरस ना आए, इसलिए हम लोगों को क्या करने का? इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स, इंटरनेट सुरक्षा भय स्थानों. जैसे कि देखो, इंटरनेट के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम को हमको फेस करना पड़ता है. जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम है दूषित कोड, मतलब मैलिशियस कोड. आपका टॉपिक पढ़ो, क्या लिखा है? इंटरनेट सुरक्षा ना भय स्थानों, मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंटरनेट से होने वाली प्रॉब्लम्स. अगर आप अपने घर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है बुरा. ओके, जैसे कि मैलिशियस कोड मतलब दूषित कोड. दूषित कोड क्या होता है पता है? एक टाइप का वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर में क्रिएट होता है. जगह पे लिखा हुआ है malicious code is a one that cause damage to a computer or system. Malicious code can either activate itself or be like a virus requiring a user to perform an action such as a clicking on something or opening an email attachment. It can also affect a network, send message through email and steal information or cause even more damage by detecting files. આપણા કોમ્પ્યુટર કે સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડતા કોડને दूषित कोड તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. डेफिनेटली हमारे सिस्टम को जो कोड नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे सिस्टम का जो कोड हमारी फाइल्स को डैमेज कर रहा है, ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलेंगे? मैलिशियस कोड बोलेंगे, दूषित कोड बोलेंगे. और आप ये मत सोचो कि मेरे कंप्यूटर में तो इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, तो मेरे कंप्यूटर में वायरस आने का तो कोई चांसेस है ही नहीं. बिल्कुल नहीं. मतलब वायरस सिर्फ इंटरनेट से ही आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं. हाँ, वायरस आने का सबसे बड़ा माध्यम इंटरनेट है, ये बात सही है. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है तो फिर आप सोचोगे कि सर मेरे कंप्यूटर में वायरस कहाँ से आएगा. जी, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर अपने आप जनरेट होते हैं. हम जब कंप्यूटर के अंदर फाइल का ट्रांसफ़र करते हैं ना, एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऐसे टाइम पे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो अपने आप तैयार होते हैं. जो यहाँ पे लिखा है दूषित कोड जाते सक्रिय बने छे. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फोल्डर होता है, हम उसको डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद वापस आ जाता है.
कभी कभी क्या होता है कि आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, आप मेल भेजते हो या मेल रिसीव करते हो, तो उसके द्वारा भी वायरस आते हैं। क्योंकि सामने वाले कंप्यूटर में से अगर हम लोग मेल रिसीव करते हैं तो हो सकता है कि सामने के कंप्यूटर में से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए। तो ऐसे जो कोड होते हैं, ऐसा जो वायरस होता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है? दूषित कोड। ओके। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पेन ड्राइव अटैच करते हैं तो पेन ड्राइव के अंदर से भी हमारे सिस्टम में वायरस आते हैं। मतलब ये मत सोचो कि सिर्फ इंटरनेट से ही वायरस आते हैं, इंटरनेट के अलावा पेन ड्राइव है या फिर हम लोग हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर भी वायरस अपने आप जनरेट होते हैं। तो ये है मैलिशियस कोड। ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें ये सब पढ़ रहे हो, उसमें से एक दूसरा पॉइंट है स्नीफिंग। स्नीफिंग नहीं है, 11 के अंदर एनिमेशन का टॉप प्रोग्राम था, वो नहीं, स्नीफिंग। आप शॉक हो जाओगे, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम है। जैसे ये प्रोग्राम करता क्या है, हम पढ़ते हैं, आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। पता है ये क्या करता है? ये राउटर के द्वारा, जैसे कि मान लो कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ राउटर के द्वारा कनेक्टेड है, तो स्नीफिंग एक ऐसा प्रोग्राम है कि हैकर क्या कर सकता है पता है? कि एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम के बीच में अगर राउटर कनेक्टेड है तो राउटर के द्वारा वो हमारे सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हैक कर सकता है, हमारे सिस्टम का आईडी पासवर्ड जान सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करोगे तो आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए कौन सा नंबर, कौन सा सीवीवी नंबर डाला था, ये सारी जानकारी हैकर आपकी हैक कर सकता है। आपका फेसबुक का पासवर्ड, आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड, ये सब कुछ स्निफिंग नाम के प्रोग्राम से हैकर हैक कर सकता है। आप सोच रहे होंगे सर इतना अच्छा प्रोग्राम है तो हम लोग क्यों ना डाउनलोड करें? ये आप डाउनलोड कर भी लोगे, लेकिन आप लोगों को उसको यूज़ करना आना चाहिए। ये सिर्फ हैकर्स लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, अ स्नीफर इज़ अ प्रोग्राम दैट यूज इंटरनेट टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दैट passes through a computer or router in a transit for sender to receiver. Using the sniffer program is like tapping the telephone. Like ये स्नीफर प्रोग्राम एक ऐसा है जैसे कि दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हो और तीसरा बंदा उन लोगों को सब सुन रहा है, उसके समान है। हाँ, ऐसा होता नहीं है। स्नीफर प्रोग्राम से दो बंदों की बातें नहीं सुन सकते, ये जस्ट एग्जांपल है, उसके जैसा है। जैसे कि दो बंदे आपस में बातें कर रहे हो, तीसरा बंदा क्या कर रहा है, उसको सुन रहा हो। लाइक लिखा है, लाइक उसके जैसा है। यूजिंग अ स्नीफर प्रोग्राम इज अ लाइक टैपिंग द टेलीफोन वायर एंड रिकॉर्डिंग द कन्वर्सेशन। स्नीफर प्रोग्राम कैन रीड ईमेल मैसेज, यूजर लॉगिन पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्नीफर प्रोग्राम से क्या क्या हो सकता है। गुजराती के अंदर पढ़ता हूँ, स्नीफर एक एवो प्रोग्राम છે જે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી કમ્પ્યુટર કે રાઉટર દ્વારા પ્રેક્ષકથી પ્રાપ્તકર્તા સુધી પ્રસારિત થતી માહિતીની નોંધ કરે છે। प्रेक्षक से प्राप्तकर्ता मतलब प्रेक्षक मतलब सेंडर, प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी कुछ काम हो रहा है, जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाएगी। कैसे? स्नीफर नाम के प्रोग्राम के द्वारा। स्नीफर प्रोग्रामનો ઉપયોગ ટેલિફોન વાયરને જોડીને વાર્તાલાપની નોંધ કરવા સમાન છે। લાઈક ઓકે, સ્નીફર પ્રોગ્રામ ઈમેલ સંદેશ, ઉપયોગકર્તાનો લોગિન પાસવર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર વાંચી શકે છે। तो ये हमारे लिए तो काफ़ी डेंजर वाली चीज़ होगी कि स्नीफर नाम का प्रोग्राम अगर हैकर यूज़ करता होगा तो फिर हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हमारा सारे पासवर्ड तो वो करेक्ट कर लेगा। तो ये तो हमें तो इससे बचना चाहिए। तो अभी इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हमारे लिए चीज़ डेंजरस है। ओके, ये हैकर का एक वर्क है जो हैकर करता है। तीसरा टॉपिक है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, सेवाना अस्वीकार स्वरूपे आक्रमण। देखो ये भी एक हैकर का अटैक है। अब ये किस टाइप का अटैक है देखते हैं। इस अटैक में तो क्या होता है, ये इमेज देखो, पता है ये क्या होता है, हैकर क्या करता है इस अटैक के अंदर। इस अटैक का नाम रखा गया है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें हैकर क्या करता है, जैसे कि मान लो ये विक्टिम है, मतलब हैकर इसको टारगेट करना चाहता है। ओके, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेगा, वो किसी मशीन को टारगेट करेगा। पहले किसी मशीन को टारगेट करेगा, इस मशीन को हैक करेगा जिस मशीन के साथ बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है। और अगर एक बार अगर ये मशीन हैक हो गया तो ये मशीन तो जाएगा ही, ये मशीन तो हैक हो गई, लेकिन इस मशीन के साथ जितने भी पीसी कनेक्टेड थे, मतलब जितना भी बड़ा नेटवर्क है, वो लैन हो या वैन हो, पूरा का पूरा नेटवर्क स्टॉप। और बाद में वो इस तरह से इस विक्टिम तक पहुंच सकता है। कौन? अटैकर, हैकर। मतलब आपका पूरा का पूरा नेटवर्क को ब्लॉक कर देगा। तो बोर्ड की एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अटैक है जिसमें मशीन तो हैक होता ही है, साथ में उस मशीन से कनेक्टेड जितनी भी पीसी है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है, ऐसा कौन सा अटैक है? वो है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। और खास करके ऐसे अटैक है ना, हैकर बैंक या किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं।
अगर बैंक में अगर सोचो सारा नेटवर्क ही अगर ब्लॉक हो गया तो हमारे सारे जो काम होते हैं बैंक के वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। एक दिन के लिए नहीं, न जाने अगले कितने दिनों के लिए वो सब काम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हैकर ने क्या किया, बैंक के सारे कंप्यूटर्स को ब्लॉक कर दिया है। एक दो कंप्यूटर उसने ख़राब किया ऐसा नहीं, उसने पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर दिया है। तो देखो वही समझाने की कोशिश की है, अ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक यूज अ शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क। देखो मशीन तो शट डाउन करेगा ही, साथ में पूरा का पूरा नेटवर्क शट डाउन करेगा, मेकिंग इट अनएसेबल, मतलब वो कुछ काम का नहीं रहेगा, उसको पूरी तरह से ऐसा बना देगा कि वो सिस्टम हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा। बाय टारगेटिंग द यूजर्स कंप्यूटर एंड इट नेटवर्क कनेक्शन और द साइट विच इज द यूजर tries to access, an attacker may be able to prevent the user from accessing email, websites and online accounts like banking or other services that rely on the अफेक्टेड कंप्यूटर। अगले कुछ दिनों के लिए सारा वर्क जो है बैंक का वो बंद हो जाएगा। द यूज़र आर फ्लूडेड विथ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ मैसेज देन क्रिएट ट्राफिक प्रॉब्लम ऑन द नेटवर्क। આ એક એવું આક્રમણ છે જેના દ્વારા મશીન તો બંધ થાય જ છે, પણ મશીન સાથે મશીન કે નેટવર્ક બંધ થઈ જાય છે, આખું નેટવર્ક સ્થગિત થઈ જાય છે, તેના ઉપયોગકર્તાઓ માટે તે નિરુપયોગી બની જાય છે। હુમલાખોર એટલે કોણ? હેકર। હુમલાખોર ઉપયોગકર્તાના કમ્પ્યુટર અને તેના નેટવર્ક જોડાણને સાઇટને લક્ષ્ય બનાવી ઉપયોગકર્તાની ઈમેલ, વેબસાઇટ અને અસરગ્રસ્ત કોમ્પ્યુટર પર રહેલી બેન્કિંગ અને અન્ય સેવાઓ પૂરી પાડતા ઓનલાइन ખાતાઓનો उपयोग करता अटकावे છે। ये सारा काम जो है बैंकिंग का वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। उपयोगकर्ता हजारों संदेश मोकलवामां आवे छे जे नेटवर्क पर यातायातની मुश्किलों ऊभी करे छे। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक अटैक है जिससे आपका एक सिस्टम तो हैक होगा ही, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर होंगे, इन शॉर्ट मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा। तो बोर्ड के एग्जाम में अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अटैक है जिससे मशीन और नेटवर्क ये सब ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिसका नाम है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक साइबर वंडालिज्म। यस, साइबर जंगलियात, इंटरनेट की दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा क्राइम। हैकर इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करता है। अब एक्चुअली है क्या, देखते हैं। इसमें हैकर क्या करता है, देखो लिखा है, साइबर वंडलिज्म इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज। मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ, आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो। इसमें हैकर क्या करता है पता है, किसी की वेबसाइट को टारगेट करता है और वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बिगाड़ देता है। चोरी नहीं करता है, क्या करता है, किसी की वेबसाइट को टारगेट करता है और सारी इंफॉर्मेशन बदल देता है, बिगाड़ देता है। एंड दूसरी और एक बात, किसी की अगर फ़ोटो उसको मिल गए ना फेसबुक पे या इंटरनेट के ऊपर, तो फ़ोटो के ऊपर छेड़छानी करता है। छेड़छानी मतलब फ़ोटो का फेस बिगाड़ देगा या फेस किसी और का, बॉडी किसी और की। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ। लड़कियों की फ़ोटो पे मतलब ऐसे अश्लीलता बताना, ओके, मतलब उसको फ़ोटो को पूरा ख़राब कर देना। इस तरह के जो इंटरनेट पे जो काम होता है ना, वो हैकर्स का होता है, जिसको बोला जाता है साइबर वंडालिज्म। ओके, यहाँ पे लिखा है देखो कि कोईनी तस्वीर पर करवामां आवता दूषित फेरफार, कोईनी तस्वीर पर करवामां आवता दूषित फेरफार। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और प्लेसिंग ग्रेफिटी ऑन समवन्स फोटोग्राफ। मैंने पहले ही बोला, किसी की फ़ोटो के ऊपर छेड़छानी करना, किसी की वेबसाइट को बिगाड़ देना, ये सारा काम हैकर करता है। उसमें उसको मज़ा आता होगा, लेकिन ये जो करता है ना, इसी को बोलते हैं साइबर वंडालिज्म, और ये इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये याद रखना, साइबर वंडालिज्म मतलब कि बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा गया किसी की फ़ोटो के ऊपर छेड़छाड़ करना या वेबसाइट को बिगाड़ना, ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो समझ जाना उसका जवाब क्या होगा, साइबर वंडालिज्म, साइबर जंगलियात। अगला टॉपिक है स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब छेतरपिंडी। छेतरपिंडी मतलब क्या, जैसे कि पता है ये इमेज देखो, इसमें हैकर क्या करता है पता है, हैकर क्या करता है, ओरिजिनल वेबसाइट की जैसी एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाता है। समझने की कोशिश करो, जो ओरिजिनल वेबसाइट है बिल्कुल वैसी सेम नाम से डुप्लीकेट वेबसाइट बनाएगा, और क्या करेगा, ओरिजिनल वेबसाइट के आईपी एड्रेस को अपनी डुप्लीकेट वेबसाइट के साथ जोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि यूज़र ओरिजिनल वेबसाइट की ओर जाने के बजाय पहुंच जाएगा फेक वेबसाइट पे। समझ में आ रहा है, ये यूज़र है, ये पहुंचना चाहता है यहाँ पे ओरिजिनल वेबसाइट पे, लेकिन देखो क्रॉस निशान, इसका मतलब कि यूज़र यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा, ये पहुंच कहाँ पे जाएगा, हैकर की वेबसाइट पे, जो फेक वेबसाइट है। मतलब ये क्या हो गया, छेतरपिंडी। छेतरपिंडी मतलब हैकर ने क्या किया, किसी और की वेबसाइट को अपने नाम पे कर लिया। समझ में आया, हम लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों को तो ओरिजिनल वेबसाइट और डुप्लीकेट वेबसाइट दोनों एक जैसी ही दिखती है, तो
तो हम लोग ये गलत फहमी में हैकर की वेबसाइट को ओरिजिनल वेबसाइट समझ बैठते हैं, जबकि वो होती क्या है, हैकर की फेक वेबसाइट। तो ये होती है छेतरपिंडी। वही लिखा हुआ है स्पूफिंग, और सब आप पढ़ोगे तो उसमें सब वही लिखा हुआ है कि छेतरपिंडी अथवा એને એટલે अन्य व्यक्ति होવાનો स्वांग भरवो। मतलब वेबसाइट किसी और की है और हैकर ये दावा कर रहा है कि ये वेबसाइट मेरी है, जबकि ये वेबसाइट उसकी है ही नहीं, किसी और की वेबसाइट को वो अपने नाम पे कर रहा है और झूठ मूठ का दावा कर रहा है कि इस वेबसाइट का ऑनर मैं हूँ। मतलब क्या कर रहा है वो, स्पूफिंग, छेतरपिंडी। तो એટલે अन्य व्यक्તિ હોવાનો स्वांग भरવો, अन्यની વેબસાઇટનો પોતાની અધિકૃત વેબસાઇટ ગણાવવી, मतलब किसी और की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बताना। यहाँ पे लिखा हुआ है और रिप्रेजेंटिंग अ वेबसाइट एज ऑथेंटिक व्हेन इट इज़ एक्चुअली फेक। बराबर। तो इसमें बताया हुआ है कि देखो GSVN नाम की एक वेबसाइट है, तो GSVN नाम की एक डुप्लीकेट वेबसाइट हैकर बनाता है और उसके IP एड्रेस को अपने IP एड्रेस के साथ जोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि मूળ સાઇટની મુલાકાત લેવા ઈચ્છતા તમામ उपयोगकर्ताओं नकली वेबसाइट तरफ जाए છે। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो GSVN नाम की वेबसाइट बनाई मान लो हैकर ने और उसके IP एड्रेस को अपने IP एड्रेस के साथ जोड़ दिया, तो जिससे क्या होगा, ऑल द यूजर्स विजिटिंग द रियल साइट विल देन बी रीडायरेक्टेड टू द फेक वेबसाइट। यहाँ पे यूज़र ओरिजिनल वेबसाइट की ओर जाने के बजाय पहुँच कहाँ पे जाता है, एक डुप्लीकेट वेबसाइट की ओर, मतलब फेक वेबसाइट में चला जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे सर हम लोगों को पहचानने का कैसे कि रियल वेबसाइट कौन सी और फेक वेबसाइट कौन सी है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सब है छेतरपिंडी मतलब स्पूफिंग। तो ये थे इंटरनेट के डेंजरस चीज़ें। अब इन सबसे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? सर आपने तो बता दिया कि ये सब हमारे लिए बहुत डेंजरस है, ऐसा वैसा, लेकिन इससे हम लोगों को बचने का कैसे है? तो बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? सिक्योरिटी मेजर्स, सुरक्षा उपाय। अगर आप बचना चाहते हो तो आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। क्या करना है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर से वायरस निकालने का काम करता है। देखो हमारे कंप्यूटर में जितने भी वायरस होंगे वो सारे वायरस हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर निकाल देगा। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाती है? तो देखो ये सारी कंपनियों के नाम हैं। AVG है, कास्परस्काई है, नॉर्टन है, पांडा है, मैकएफी है, आपने सब नाम सुने होंगे। लेकिन ये जो कंपनियां हैं ये थोड़ी अनट्रस्टेबल है, कुछ खास वर्क नहीं करती। मतलब इंस्टॉल तो करते हैं हम लोग हमारे सिस्टम में, लेकिन ये हमारे सिस्टम से वायरस निकालती नहीं है। तो सबसे पॉपुलर अगर कोई वेबसाइट है, सबसे पॉपुलर अगर कोई सॉफ्टवेयर है, सबसे पॉपुलर अगर कोई प्रोडक्ट है जो हमारे सिस्टम से वायरस निकाल सकता है, वो है क्विक हिल। आपने नाम सुना होगा। तो आप अपने सिस्टम में अगर क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वायरस भी नहीं आएगा और आपका सिस्टम हैकर से प्रोटेक्ट भी रहेगा, क्योंकि क्विक हिल सिर्फ वायरस निकालने का काम नहीं करता है, क्विक हिल आपके सिस्टम को हैकर से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर कोई ऐसी हार्मफुल वाली वेबसाइट है, हैकर की वेबसाइट है, जहाँ पे आप विज़िट करते हो, तो क्विक ही उसको आपके सिस्टम में ओपन होने नहीं देगा। वो आपको अलर्ट करेगा कि प्लीज़ आप इस वेबसाइट को विज़िट ना करो, ये वेबसाइट आपके लिए नुकसानकारक है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी सिस्टम के अंदर सुरक्षा बनी रहेगी। तो ये था सुरक्षा का पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है, अगर आप सिस्टम को सेफ रखना चाहते हो तो आप अपने सिस्टम में फायरवॉल को ऑलवेज ऑन रखो। फायरवॉल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, फायरवॉल एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में होता ही है। इसको सिर्फ हम लोगों को क्या करना है पता है? ऑन रखना है। देखो आप जाओगे तो सिस्टम के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर विंडोज़ करके ऑप्शन होगा। जो लोग घर पे अपना PC और लैपटॉप यूज़ करते हैं उनको बता रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल पैनल के अंदर विंडो करके ऑप्शन होगा, विंडोज़ के अंदर फायरवॉल ऑप्शन होगा। तो हम लोगों को फायरवॉल को क्या करना है? ऑन रखना है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जो अपने सिस्टम में इंटरनेट 24 आवर यूज़ करते हैं। अभी अगर आप इंटरनेट यूज़ करते ही नहीं हो तो आप लोगों को फायरवॉल का सेटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो 24 आवर इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे कि बैंक में तो 24 आवर इंटरनेट पे काम होता है, तो वो लोग ये सेटिंग कर सकते हैं और उन लोगों ने करके रखा ही होता है। तो एक्चुअली फायरवॉल होता क्या है? પોતાની વેબસાઇટ ધરાવતી સંસ્થાઓએ સંસ્થાની અંદર અને બહાર બંને નેટવર્ક સેવાઓ પર નિયંત્રણ રાખવું પડે છે। સંસ્થાના નેટવર્ક અને બહારની દુનિયા વચ્ચે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી નેટવર્કની સુરક્ષા સીમાને ફાયરવોલ કહે છે। Companies having their own websites have to control the access to the network services, both inside and outside the company network. The most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside world is a firewall.
मतलब क्या है कि हमारा खुद का नेटवर्क, जैसे कि मान लो अगर मैं बैंक में काम कर रहा हूँ तो मेरे बैंक के जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड है, तो ये तो हो गया मेरा खुद का नेटवर्क, बैंक के अंदर का नेटवर्क, लोकल नेटवर्क। लेकिन मेरे कंप्यूटर क्या है, बाहर के नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो हो गया बाहर का नेटवर्क। मतलब मेरे सिस्टम को अगर बाहर के सिस्टम के साथ मुझे अटैच करना है तो फिर मुझे फायरवॉल का यूज़ करने का, तो जिससे मेरे सिस्टम भी सेफ़ रहेंगे और बाहर के जो सिस्टम है वो भी सेफ़ रहेंगे। मतलब मेरे अंदर का जो नेटवर्क है बैंक का वो भी सेफ़ रहेगा और बैंक के बाहर का जो नेटवर्क है वो भी सेफ़ रहेगा। मैं इमेज दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर पता चलेगा। देखो ऐसी इमेज हमारे बुक में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये बैंक के 3 कंप्यूटर है, ये छोटा सा नेटवर्क है जहाँ पे लिखा है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये बैंक के 3 कंप्यूटर है, ओके, ये बैंक का नेटवर्क है और मेरे बैंक के कंप्यूटर बाहर के नेटवर्क से अटैच है। अब ये बाहर के कंप्यूटर है, बैंक के बाहर के, जिसका नाम है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी मेरे सिस्टम और बाहर के सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तो अगर मैं मेरा, इसका मतलब कि मेरा डेटा बाहर जा रहा है, तो बैंक का डेटा अगर बाहर जा रहा है तो सेफ रहना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, फायरवॉल ऑन रखना है। तो फायरवॉल मतलब क्या है कि फायरवॉल मतलब एक ऐसी दीवार खड़ी होती है बाहर के नेटवर्क और हमारे नेटवर्क के बीच में, जिससे हमारा डेटा सेफ रहता है, जिससे हैकर अगर हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर होना चाहे भी तो भी वो एंटर नहीं हो सकता। अगर हमारे सिस्टम के अंदर वो वायरस अगर छोड़ना चाहेगा तो भी वायरस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो फायरवॉल को ऑन रखने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो देखो उसके बेनिफिट्स हमारे बुक में समझाए हुए हैं। तो ईमेल सेवा जे કેટલીક વાર मुश्किल ઊભી કરે છે, मतलब ईमेल सर्विस दैट समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स, वो नहीं होगी। ओके, मतलब ईमेल से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने फायरवॉल को ऑन रखा है। સ્થાનિક નેટવર્કમાં અનપેક્ષિત ચિત્રો, વિડીયો જેવી વિગતોનો પ્રવેશ રોકવો। अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटो वीडियो एंटरिंग इनटू लोकल नेटवर्क। यस, हैकर अगर आपके नेटवर्क के अंदर अगर ऐसे कुछ वीडियो या ऐसे कुछ फोटोज़ अगर सेंड कर रहा है वायरस के रूप में, तो वो हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर ही नहीं होंगे। मतलब ऐसे अनवांटेड मटेरियल जो वो हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर करना चाहता है, कौन, हैकर, वो नहीं कर पाएगा। સ્થાનિક નેટવર્કનો અનધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા ઉપયોગ અટકાવવો। અનઓથોરાઇઝ पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क। यस, अनऑथराइज पर्सन मतलब कौन, हैकर। हैकर हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। रीज़न, क्योंकि हम लोगों ने फायरवॉल को ऑन रखा है। સંસ્થાના નેટવર્કમાંથી બહાર જતી અનધિકૃત વિગતો કે માહિતી રોકવી। યસ, अनऑथराइज डेटा और इन्फॉर्मेशन लीविंग द कंपनी नेटवर्क। हम लोग अपने नेटवर्क का जो सेफ डेटा है वो बाहर जाने से रोक सकते हैं। हैकर हमारा डेटा हैक नहीं कर पाएगा। બહારની દુનિયામાંથી સ્થાનિક નેટવર્કમાં થતા યાતાયાતને અટકાવવો। मतलब क्या है कि हमारे अंदर का डेटा ना बाहर जाएगा ना बाहर का डेटा अंदर आएगा। मतलब अगर जाता भी है तो वो सेफ तरीके से जाएगा, हैकर के हाथ में नहीं आएगा, ये मेरा कहना है। ओके, तो कोईपण प्रकारना नेटवर्क आक्रमण सामे सुरक्षा आपवी। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क हो, चाहे लेन हो चाहे वैन हो, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया। आप सिर्फ बैंक के नेटवर्क को सेफ रखना चाहते हो तो भी सेफ़ है, और आप पूरे वर्ल्ड लेवल के नेटवर्क को सेफ करना चाहते हो, वैन को, तो भी सेफ़ है। मतलब ये सब क्या है पता है, ये सब फायरवॉल को ऑन रखने के बेनिफिट्स है। तो मैंने आपको 2 टाइप के बेनिफिट बताए। एक तो आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिससे आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएंगे, बराबर। एंड सेकंड थिंग, आपको अपने कंप्यूटर में फायरवॉल को ऑन रखना है जो 24 आवर्स अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे सुरक्षा के उपाय। सो इसके आगे और भी चैप्टर बाकी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। आने वाले टॉपिक में इसके आगे के टॉपिक में कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।